तो हमारा जो पर्पस था कि क्या मार्केट के अंदर में सेफ्टी के साथ में ग्रोथ मिलती है, तो आंसर है यस, मिलती है। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि रिटेल इन्वेस्टर को 5.5% में पैसा मिल गया, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, ये कैसे देखो बोला क्या आपने? हुआ। एक बार मेरे को ना थोड़ा आप एनएससी का लाइव स्क्रीन हाँ। वेबसाइट पे दिखा के ना वो दिखाई ना कि एक्चुअल में पुट कौन सा है और क्या और प्रीमियम उसका चल क्या रहा है, प्रीमियम अभी चल रहा देखें, है। पहले ही देखें। हाँ, हाँ, चलो हाँ। तो अभी देखते हैं। फेस टू फेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ जो जनरली कैश मार्केट में करते हैं हम लोग, राइट, ऑप्शंस को यूज़ करके लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ये उनके लिए नहीं है जो हर थर्सडे वीकली एक्सपायरी या मंडे वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं। ये उनके लिए जो ऑप्शंस को बहुत अलग तरीके से दिखना चाहते हैं और उसको वेल्थ क्रिएटिंग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद झवर जी। हेलो। हेलो, वेलकम बैक। थैंक यू। गोविंद झवर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनके साथ हमने फेस टू फेस किया था ऑनलाइन जूम पे अगस्त 2022 में, जहां हमने ये डिस्कशन किया था। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि एक बार आ जाइए कैलकाटा, वो डिस्कशन को रिव्यू कर लेंगे, आपने कैसा परफॉर्म किया, वो जो बातें वहाँ हुई थी उसमें कैसा रहा है और नया क्या आपको लग रहा है। ऑप्शंस मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो आपके हिसाब से कुछ नया हमको सोचना चाहिए, नया करना चाहिए। ये सारी बातें इनके साथ करेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़िए। हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर में पहुंच चुके हैं। टाइम लगा, देखिए जो टॉटर्स होता है ना, जीता तो वही है। यस। तो क्वालिटी फोकस है, कोशिश कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट कम से कम करें, सीरियस कंटेंट बनाएं। इसलिए 1 मिलियन में अब पहुंचे हैं। 1 मिलियन भी बहुत अच्छा होता है। अब यूट्यूब को पता लग जाएगा कि ये बंदा सीरियस काम कर रहा है। सो थैंक यू सो मच 1 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पहुँचाने के लिए इलन मार्केट्स पे। लेकिन मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल में अभी भी पेंडिंग है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। वहाँ भी मुझे 1 मिलियन तक आपको लेके जाना है। फेस टू फेस ऑलमोस्ट आई थिंक 240वां फेस टू फेस है, तो काफ़ी लर्निंग, काफ़ी नॉलेज मिला है। तो ज़बरदस्त एक्सरसाइज चल रही है। तो अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ में तो आपको कर्मा नहीं मिल रहा, मुझे तो बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो ये होगी छोटी बात है, थोड़ी थोड़ी। अब चलते हैं गोविंद जी के साथ, चर्चा चालू करते हैं कि अब आप बताइए कि वेल्थ कैसे क्रिएट करें। पैसा तो बन रहा है, वेल्थ नहीं बन रहा है ऑप्शंस में। तो वेल्थ का तो मतलब वॉरेन बफे बोलते हैं ना कि वो जितना आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के ऊपर में अपना फोकस हो, वेल्थ अपने आप क्रिएट होता है। बराबर है एकदम। तो अब अपने को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कैसे करनी है, हाँ, उसके ऊपर में फोकस लगाना है। ऑप्शंस यूज करके ऑप्शंस कंपाउंडिंग। यूज करके। बाप रे। हाँ, तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि अपने दिमाग में सबसे पहला इंप्रेशन ही यही आया हुआ है कि ऑप्शन है तो शॉर्ट टर्म है। पर सचमुच में ऑप्शंस लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल भी हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो एक काम तो ऐसा कर सकते होते हैं कि पिछली बार जो अपने पूरा चलाया था फेस टू फेस, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको रिकेप कर लेते हैं। सही है, रिकैप कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको देखना हो तो उसमें भी 3.5 लाख व्यूज़ हैं। वैसे उसका लिंक दे दूंगा पीछे में, अगर वो आपको देखने का इच्छा हो तो वो बाद में देख लीजिएगा। पूरा अच्छा इंटरेक्शन था वो भी, बट रिकैप कर लेते हैं। हाँ, रिकैप कर लेते। तो हमारा जो पर्पस था कि क्या मार्केट के अंदर में सेफ्टी के साथ में ग्रोथ मिलती है, तो आंसर है यस, मिलती है। वी बिलीव दैट इक्विटी विथ सेफ्टी मेक्स प्रॉस्पेरिटी। तो उसके अंदर में हम करते क्या है, हम सबसे पहला काम ये करते थे कि हम लोग इंडेक्स में पैसा डालते थे। तो विवेक भैया, इंडेक्स में पैसा डालने का एक लॉजिक हमारे पास ये था कि इंडेक्स है तो बढ़ेगा ही। एक इंडेक्स ऐसी एसेट क्लास है जो कभी जीरो नहीं होती, देर सवेर अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स की एवरेज होती है। आज वो टॉप 50 में रिलायंस, TCS, HDFC बैंक है। थोड़े समय पहले सत्यम, आरकॉम भी थे, पर जैसे ही वो कमजोर होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो हमेशा यदि वो 50 स्टॉक्स टॉप कंपनीज का ही एवरेज है, तो पहला श्योरिटी मुझे ये मिल जाता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कि मैंने जो एसेट क्लास खरीदी है वो आज से 500 साल बाद भी जिंदा रहेगी। मैं थोड़ा इस पे आपसे बोरो कर लूँ समय? हाँ प्लीज। मेरे को ये बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है। एक बार क्या हुआ, टीवी पे किसी ने कमेंट पास किया कि निफ्टी मुझे 1 लाख दिखता है। और अच्छा आदमी था मेरा, ये आदमी पब्लिकली बोला निफ्टी 1 लाख है, तो ये सोच समझ के बोल रहा होगा, ये रैंडम बात नहीं कर रहा होगा। अभी निफ्टी कितना चल रहा है? 22,500। वो बोलता है 22 अगर निफ्टी 1 लाख हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा इसको ना अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला कैप पहना मैंने बोला यार इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट दिया है तो इसका मैंने लॉजिक निकाला
कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाते हैं राइट। लॉन्ग टर्म में, थियोरेटिकली। क्यों? क्योंकि कंपनी जो पैसा कमाती है वो कमाई में से थोड़ा तो डिविडेंड देती है, थोड़ा रिटेन अर्निंग रह जाता है। अब वो रिटेन अर्निंग को रीइन्वेस्ट करती है, उसे और कमाती है, और डिविडेंड देती है, और रिटेन अर्निंग हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो रिटेन अर्निंग रह गया है वो ये कहाँ दिखेगा? ये स्टॉक प्राइस पे दिखेगा। तो थियोरेटिकली स्टॉक प्राइसेस शुड ऑलवेज गो अप, बट प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है मार्केट जब ओवर हीटेड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर बाद में जब मार्केट कूल होता है तो करेक्शन आ जाता है। तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन फेनोमेनन है। बट अगर हम गिवन ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, जो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है ना, गिवन ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर हम खाली मैथमेटिक्स पे रिलाई करें तो स्टॉक प्राइसेस हमेशा ऊपर जाएंगे। अब इंडेक्स क्यों ऊपर जाएगा, इसी को एक्सटेंड करते हैं। इंडेक्स का इतना बड़ा ब्यूटी है कि जो खराब स्टॉक है, खराब इंडस्ट्री है, उसको वो निकालता जाता है। बहुत बढ़िया। तो जो रह गए वो तो कमाई कर रहे हैं, उनका रिटेन अर्निंग बढ़ ही रहा है, तो इंडेक्स तो हमेशा ऊपर ही जाएगा। अच्छों की संगत में रहना इंडेक्स से सीखा जा सकता है। एब्सोल्युटली। ये बात, अरे ये तो बहुत अच्छा बात बोल दिया। अच्छों की संगत में रहना इंडेक्स है। तो आपने ना बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली यही समझाने वाला था कि हमेशा टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। तो इसके कारण एक श्योरिटी पता है क्या है विवेक भैया? मान लो आपको आपके आने वाली जनरेशन को कोई गिफ्ट देना है और आपने इंडेक्स खरीद लिया उनके लिए, 200 साल बाद आपकी 7वीं जनरेशन धरती पे आई, उसके पास में आपके खरीदे हुए इंडेक्स गए, तो उसको उसके जमाने के टॉप 50 स्टॉक्स मिल गए। वाह, जो आज हम खरीद भी नहीं सकते उनके लिए। वाह, लवली सोच। ये समझ में आई बात कि 200 साल बाद उस समय कौन से 50 होंगे तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन आपने आज इन्वेस्टमेंट करके उनमें एक्सपोजर आज ले लिया। एग्जैक्टली। वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्योंकि जो टॉप होगा वो अपने आप आ जाएगा वहां पे। इसलिए इसने एक अच्छा काम पता है क्या है? चेंज को एक्सेप्ट करना जो पॉइंट है वो इंडेक्स से सीखा जा सकता है। चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कमजोर है तो पूछा नहीं जा रहा है कि वो कोई कहानी नहीं सुना सकता उसका ऑनर कि मेरा भविष्य का प्लान ये है वो है। आप कमजोर हो गए हैं तो एक बार आप बाहर। आपने कभी ये सिलेक्शन का प्रोसेस देखा है, समझा? देखा है ना। आपको लगता है साइंटिफिक है? हाँ, साइंटिफिक है। ओके, है ना। मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद द वे इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। देखो मार्केट को भी फ्री फ्लोट किया। इसका मतलब कि कोई कंपनी का ओनर अपने खुद के शेयर्स की प्राइस को हिलाना चाहे तो भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। पब्लिक अल्टीमेटली यदि वेट दे रही है आपके शेयर को तो आपका शेयर इंडेक्स में है। इट इज मेकिंग सेंस। दोस्तों एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि मैं छोटा एक टर्म्स को ना डिफाइन करते हुए बहुत अच्छा कर रहे हो, मदद कर रहे हो आप मेरी। क्योंकि क्या क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो मेरे को लगा क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसका जवाब अभी दे दो। फ्री फ्लोट का मतलब हो गया जो शेयर जो है नॉन प्रमोटर के पास है, मतलब मार्केट में जो शेयर है। पहले इंडेक्स जो है वो मार्केट कैप वेटेज होता था, फिर उन्होंने चेंज करके फ्री फ्लोट कर दिया। उससे फायदा ये हुआ कि जो पब्लिक के पास जो शेयर है उसी को यूज किया जाता है इंडेक्स कंजप्शन। तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अभी मान लो मेरी कंपनी है, मैं लिस्टिंग करा दिया हूँ, अब मेरी खुद की कंपनी है तो मैं उसका शेयर का प्राइस कुछ भी दिखा रहा हूँ तो मीनिंग नहीं बचा। पब्लिक क्या मांग रही है, पब्लिक कितना देना चाहती है आपके शेयर का भाव। जितना फ्री फ्लोट होगा उतना प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस एफिशिएंट होगा। परफेक्ट है। तो यहाँ पर अभी अपन ने ये समझ लिया कि भाई इंडेक्स हमेशा टॉप 50 का एवरेज है, इसलिए वो कभी जीरो नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, इंडेक्स की वैल्यूएशन कैसे आती है? तो उनकी मार्केट कैप के ऊपर से वैल्यूएशन आती है। थोड़े समय पहले रिलायंस 13 लाख करोड़ था, TCS 12 लाख करोड़ था। टोटल 50 स्टॉक्स का टोटल वैल्यूएशन जो था ना विवेक भैया, वो अराउंड 117 लाख करोड़। ये कब की बात है? ये आज से लगभग 3 साल पहले की, और उस समय इंडेक्स लगभग 15,000 था। ओके। अब मीनिंग क्या होता है? जब इन स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं तो मार्केट कैप बढ़ता है, मार्केट कैप बढ़ता है तो ये टोटल बढ़ता है, वैसे इंडेक्स बढ़ता है, इंडेक्स घटता भी वैसे ही है। अब आपने जैसे अभी बताया कि भाई आज की जो रिचेस्ट कंपनी है वो मान लो 13 लाख करोड़ की है, तो जो भविष्य में इंडिया की रिचेस्ट कंपनीज बनेंगी उनका वैल्यूएशन तो इससे कहीं बड़ा होगा। वो बड़ा होगा तो अपने आप टॉप 50 स्टॉक्स का जो टोटल है वो 117 लाख करोड़ से ऊपर होगा। बराबर है। अच्छा, एक दिन ऐसा भी दिखेगा कि इंडिविजुअल एक ही कंपनी का 117 लाख करोड़ से ऊपर होगा मार्केट कैप। तो ये टोटल ऊपर हुआ तो अपने आप इंडेक्स ऊपर होगा। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि इंडेक्स है तो पहला पॉइंट हमें ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि पैसे जीरो नहीं होंगे, दूसरा ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि देर सवेर वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसके कारण हमको क्या कॉन्फिडेंस समझ में आया कि आप अपना पैसा इंडेक्स में डाल दो। प्रॉपर्टी की जैसा कॉन्फिडेंस मिल गया हमको कि पैसे जीरो नहीं होंगे, देर सवेर बढ़ जाएंगे। और ये इसका हिस्टोरिकल डेटा है। शुरुआत से लेके इंडेक्स हजारों बार बढ़ा है और हजारों बार टूटा है, पर मजेदार पॉइंट है हर थोड़े समय में नया हाई बना लेता है, फिर टूटा, नया हाई बन गया, टूटा, नया हाई बन गया, एंड सो ऑन।
बहुत सही है। अब इंडेक्स को चूज करके हमने उसके बाद में उसमें सेफ्टी को जोड़ दिया। तो ये था कि ऑप्शन बाई क्यों करते हैं। तो ऑप्शन बाई इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम जितना उसकी मार्केट के अंदर में रिस्क है उसके इक्विवेलेंट ही है। ओके। ऐसा समझेंगे अभी अपन। तो मानो पहले मैंने क्या किया, इंडेक्स एक बार 10,000 है ऐसा एग्जाम्पल के लिए लिया। हाँ, मतलब लोग बोलेंगे कि इंडेक्स ही जब आपको लग रहा है तेज होगा तो मैं इंडेक्स का ETF ले लूंगा, फिर ऑप्शंस के बाद क्यों करूंगा? लॉजिकल है। हाँ। अब अपने को समझना है कि मुझे पता ही है कि जिस समय में बीमार पड़ूंगा तो मैं हॉस्पिटल में एक साथ ही पैसा पे कर दूंगा, तो मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है? अब ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। पर अपन हर साल मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। ये कंपेरेबल नहीं था वैसे एग्जांपल। चलिए ठीक है, डिस्कशन अभी अपन करेंगे बाद समझे, में। अभी हाँ। अपन समझेंगे हाँ, चला कि इसके कारण से क्या होता है पुट ऑप्शन लेने से। कि जब आप पुट ऑप्शन लेते हो तो आपने प्रीमियम पे कर दिया। हाँ ठीक है। आप एक बार प्रीमियम पे करते हो, 2 बार प्रीमियम पे करते हो तो ये प्रीमियम आपकी कॉस्ट लग जाती है। पर होता क्या है कि क्या ये हमारा केवल खर्च है? जिस साल बाजार टूटता है तो एक साल में ही हमको वो सारा का सारा डिफरेंस वापस देता है, यस और नो। मजेदार पॉइंट, अभी इसको एग्जांपल पे अपन देंगे तो अपने को समझ में आएगा। तो अपन ने पहले इंडेक्स खरीदा, साथ में उसका प्रोटेक्शन ले लिया। तो मेरे को जो बाजार में लोगों की कॉस्ट होती है 10,000, हमारे लिए वो कॉस्ट हो गई 10,500। बरोबर है। पर हमको साथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ये मिल गया कि कोई भी कारण से यदि मार्केट टूटे तो मार्केट कितना भी टूटे हमारा 10,000 पूरा साल प्रोटेक्टेड ही रहेगा। प्रोटेक्टेड रहेगा। ये 5% एक्चुअल में होता है क्या? 5% से कम चल रहा है अभी तो। मजेदार पॉइंट है, पिछले 2 साल पहले जो 5% था, हाँ। अभी इलेक्शन का ईयर है, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, ये 4% से नीचे चल रहा है। इसका मतलब मैं 1 साल बाद का अगर पुट लेता हूँ तो उसका कॉस्ट मेरा लगता है 4%। 4%, उससे भी कम। अभी अपन लाइव एक डेटा भी देखेंगे। ठीक है ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि मान लो मैंने 1 करोड़ रुपया डाला है, हाँ। तो मुझे पता है पूरे साल में कोई भी सिचुएशन में मेरा 1,95,00,000 लेके नीचे जा ही नहीं सकता। मेरा मैक्सिमम रिस्क केवल प्रीमियम है। बरोबर है। अब इसके कारण से जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि यार ये पुट का खर्चा हमारे को करने की जरूरत है क्या? हाँ। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है इसके अंदर में कि यदि 4-5 साल तक बाजार वहीं का वहीं रह जाए और हर साल आपने प्रोटेक्शन की कॉस्ट लगाई है तो आप तो लॉस करने वाले, लॉस करेगा मेरा, लॉस करोगे। तो हुआ क्या कि आपने 10,000 का इंडेक्स है, 4 साल बाद भी 10,000 है, बीच में इंडेक्स एक बार बढ़ा, 10 का 12 हुआ। 2019 में ऐसा हुआ था। 20 में फिर टूट गया था, 21 में फिर बढ़ा, मानो फिर टूट गया। आपने करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, 5 लाख रुपए पे कर दिए। नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 10 का 12 हुआ तो आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो बढ़ेगा, वो 1.2 करोड़ होगा, पर आपको प्रॉफिट 15 लाख का ही होगा। 5 लाख रुपए यू हैव यूज्ड इनपुट ऑप्शन। अब नेक्स्ट ईयर में 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई है अब? 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा तो मुझे प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, यस और नो? पहले आपका करोड़ का पोर्टफोलियो था तो 5 लाख लगे अगर 5% का प्रीमियम है तो। अब आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ का हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर आप फिर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, 5 की जगह 6 लगा। बरोबर है। नेक्स्ट ईयर इंडेक्स 12 का 8 हो गया, इंडेक्स टूट गया 1/3, आपका पोर्टफोलियो भी टूटेगा। पोर्टफोलियो आपका टूट के 1.2 करोड़ का 80 लाख होगा। पर ये 80 लाख हुआ तब क्या करेगा ये पुट ऑप्शन? क्या करेगा? ये आपको वापस पूरा का पूरा डिफरेंस का पैसा देगा, यस और नो? 12,000 का 8,000 मतलब 4,000। 4,000 जो टूटा उस पे 40 लाख रुपए आपका बन आपको वापस आ गए। ओके। यहां से इसकी ब्यूटी शुरू होती है। ये केवल ऐसा कोई काम नहीं है कि आपने केवल दिया और भूल जाओ। ये देने के कारण आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिला। वो फीचर ये मिला कि जब मार्केट टूटेगा तो मैं उनको पूरा डिफरेंस दूंगा और जितना टूटेगा उतना डिफरेंस दूंगा। ठीक है। 40 लाख मिल गया। अब इस 40 लाख का क्या करूंगा? 80 का तो पोर्टफोलियो पड़ा है, 40 दोबारा री इन्वेस्ट करूंगा 8,000 पे। तो घर बैठे मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, 120 हो गया, 120 हो गई वापस। तो पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ का 1.2 करोड़ हो गया, क्वांटिटी 1.5 गुना हो गई। करेक्ट। फिर प्रीमियम पे किया, फिर बाजार रिकवर हुआ। 8 का 12, 8 का 12 होना मतलब इंडेक्स 50% बढ़ा। इंडेक्स 50% बढ़ा तो मेरा 1.2 करोड़ भी 1.8 करोड़ हो गया। ओके। तो मार्केट 12 का 12 ही हुआ है 2 साल में, पर आपका 1.2 करोड़ 1.8 करोड़ पहुंच गया बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि आपने प्रोटेक्शन ले रखा था। सही है। अगेन प्रीमियम पे किया, फिर बाजार टूटा, पर अब तो आप समझ चुके हो, आप बाजार टूटेगा आप नहीं टूटोगे। 9 लाख कैसे लगा प्रीमियम पे करने? क्योंकि 1.8 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया है, अब उसका 5% लगेगा। बराबर है। तो वो 9 लाख हो गया। अब 4 साल में इंडेक्स 10 का 10 ही है, तो लॉजिकली आपका पोर्टफोलियो करोड़ का करोड़ ही रहना चाहिए था। ये 1.8 क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दीज पुट ऑप्शंस। तो पुट खर्च नहीं है।
ये जो 5 लाख जो था यहाँ पे, हाँ, ये आइडियली 1.2 -5 होना चाहिए था, 1.15 होना चाहिए तो एग्जैक्टली ये 1.15 होना चाहिए था। हाँ, अपने क्या किया हुआ, हर साल आपने ये पैसे लगे हैं, तो ये खर्च लगा आपका। हाँ। अब ये खर्च को गिनो, तो 5 + 6 11 + 6 17 + 9 26 26 लाख रुपए आपके लगे हुए भी हैं। तो 1.8 नहीं मिला, 1.5 करोड़ मिला। हाँ। पर लर्निंग क्या मिली? लर्निंग मिली मार्केट रिमेन सेम। 4 साल में बाजार तो 10 का 10 है, पर आप फिर भी ग्रो हो रहे हो। अच्छा, वो पुराने वीडियो में एक क्वेश्चन भी था, कई लोग पूछ रहे थे, और जो मैं कई बार ये फेस टू फेस कॉन्क्लेव वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ HNI लोग काफ़ी आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, सीधा कॉल ऑप्शन ही लेता जा, तेजी लग रहा है तो। भाई इक्विटी खरीदी और पुट ऑप्शन लिया, तो हाँ आप कॉल ही ले लो। कॉल ही ले लेता हूँ, तो आप उसमें क्या प्रॉब्लम है? सो कॉल के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, तो हमने शुरुआत इसकी जब की थी ना, उसमें मुझे कॉल से ही की थी। अच्छा, ठीक है, और कॉल से करते करते हमको समझ में आया कि जैसे ही आप बड़ी वेल्थ बनाना शुरू हो जाओगे ना, आपको बड़े क्वेश्चंस आएंगे, मैं टैक्स कैसे बचाऊं। ओह ऑफ कोर्स। तो टैक्स बचाने के लिए इसको कॉम्बिनेशन को सेट किया कि आपने कुछ पैसा इक्विटी में डाला, जो ETF है। ETF है तो 1 साल के बाद में आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते 10% पे आ जाओगे। जबकि डेरिवेटिव्स की पूरा का पूरा जो टैक्सेशन है, वो अगर आपका थोड़ा भी प्रोफाइल बड़ा है, बिजनेस इनकम है, तो आप 30% के टैक्स ले पे जाते हो। तो एक तो टैक्स का पॉइंट है। दूसरा, केवल कॉल लेने से आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का फील ही नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगा ही नहीं। सोचो आप क्या करोगे। आपने कॉल ले लिया, कितने का कॉल लिया? जितना आपके पास प्रीमियम था। अगर आपने हट करके जितना पैसा आपके पास पड़ा है पूरे का ले लिया, और 1 साल भी यदि मार्केट नहीं चले, तो आप पूरी के पूरे प्रीमियम को उड़ा दिए, अब आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू बी रैशनल एट दैट टाइम। आपके पास करोड़ रुपए हैं, तो आपने 5 लाख रुपए केवल प्रीमियम का पे किया है, बाकी का पैसा आपका इन्वेस्टेड है। नहीं तो मैं क्या करता, करोड़ों का प्रीमियम ले लेता। कैसे करते आप मुझे बताओ ना। आपने अगर मान लो आपने केवल ये सोचा कि मैं खाली कॉल ही कर लेता, क्वांटिटी कैसे डिफाइन होता? हाँ, मेरे पास तो मैंने तो रिफाइन कर दिया आपको। आपके पास करोड़ रुपए हैं, तो मैंने आपको करोड़ का स्टॉक दिलाया। तो हम 5 लाख का कॉल ले लेता। उसका भी 5% कॉस्ट है क्या? उसका 5 नहीं होगा ना, उसमें अभी फ्यूचर्स की फाइनेंसिंग कॉस्ट भी तो आएगी। कॉल के अंदर में इंटरेस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कॉल का। तो कॉल का प्रीमियम ज्यादा चलेगा, अच्छा, पुट का प्रीमियम कम चलेगा। कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? जितना फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट आती है उतना और ऐड हो जाएगा, अराउंड 5% और। तो मतलब कॉल चलेगा 10%। यस। ओ माय गॉड। मतलब मैं 1 करोड़ का एक्सपोजर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं 10 लाख का कॉल हर साल पे करूंगा। 10 लाख का कॉल करूंगा। अगर पुट ले रहे हो तो 5 लाख में पुट मिलेगा। तो बाकी जो मेरा 90 लाख है, वो मैं लिक्विड फंड में डाल सकता हूँ। वो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हो। 6% मेरे को ब्याज। टैक्सेशन क्या है आपका? टैक्सेशन का प्रॉब्लम। टैक्सेशन का पूरा पॉइंट है। अच्छा, एक बार आपने वेल्थ बना ली, मान लो इस साल बाजार ऊपर गया, आपको गेन आ गया, अब क्या अगले साल फिर वही क्वेश्चन है। तो वेल्थ क्रिएट कैसे हुई थी? हमने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से रखा उसको समझते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट को, बड़ा लॉजिक जो था ना इसका, वो प्रॉपर्टी से उठाया। प्रॉपर्टी में वेल्थ बनी कैसे थी? एक प्लॉट खरीदा हमने 5 लाख का, 5 लाख के प्लॉट में थोड़ा पैसा खुद का डाला, बाकी का अपने फ्यूचर्स की जैसे बैंक से उधार लिया, धीरे धीरे EMI भरी, उसका पूरा पेमेंट पड़ जाता है, प्रॉपर्टी हमारी हो गई, तो अपने दूसरी खरीदी, वो हमारी हो गई तो तीसरी खरीदी। तो करते करते हमको वेल्थ बनती चली गई। अब अपन इसको पूरे डिटेल में जाएंगे ना, तो अपने को समझ में आएगा कि हाउ इट इज मेकिंग सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या किया? अभी तक अपन ने केवल 2 काम किए। पहला किया कि हम इंडेक्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स ने हमको श्योरिटी दी है कि जीरो नहीं होगा, देर से बढ़ेगा। दूसरा, हमने हमेशा प्रोटेक्शन साथ में रखा, और प्रोटेक्शन हमारे लिए मेडिकल इंश्योरेंस जैसा है। 1, 2, 3 साल हम प्रीमियम पे करें, तो 1 साल जब बाजार टूटता है तो जितना टूटता है वो पूरा मिलता है। तो पुट की कॉस्ट वो खुद लॉन्ग रन में कवर कर लेता है। शॉर्ट रन के नजरिए में आपको ऐसा दिखेगा कि इस साल बाजार बढ़ा तो मेरा तो पुट का पैसा लग गया, पर 10 साल का सिनेरियो में क्या लगता है आपको? बीच में 1-2 चांस ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे कि बाजार टूटेगा, और टूटेगा तो वापस वो पुट रिकवरी भी देगा। सही है। एक बार मेरे को ना थोड़ा आप NSE का लाइव स्क्रीन वेबसाइट पे दिखा के ना, वो दिखाई ना कि एक्चुअल में पुट कौन सा है और क्या प्रीमियम चल रहा है। अभी देखें, पहले ही देखें। चलो तो अभी देखते हैं। ये NSE का वेबसाइट है, यहाँ मार्केट डेटा में गए हैं। यस। ओके। और यहाँ पर निफ्टी में जाके आप यहाँ से 1 साल बाद का ना, तो अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है अप्रैल एंड, तो मई हो गया है अभी। तो मई होता है, इसमें दिसंबर टू दिसंबर लिक्विडिटी रहती है ऑप्शंस के अंदर में। अच्छा, ऐसा है। हाँ, सो इसको ना यहाँ से रिकैप फिर से शुरू कर रहे हैं अभी अपन, है ना, यहाँ से। तो अभी अपन NSE इंडिया की वेबसाइट पे आ गए हैं। NSE इंडिया की वेबसाइट पे अभी इंडेक्स जो चल रहा है वो लगभग 22,690 चल रहा है। ओके।
और यहाँ पर उसकी ऑप्शन चेन में जब अपन जाते हैं तो यहाँ पे अपन अलग अलग मेच्योरिटी को चूज कर सकते हैं। तो विवेक भैया, मेच्योरिटी लगभग 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या बात, पर इसमें लिक्विडिटी जो होती है वो नॉर्मली करंट ईयर तक ऑप्शंस लिक्विड हैं। अच्छा, जैसे आप दिसंबर 2024 देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी आपको। ओके, 2025 में थोड़ी सी मिलेगी, दिखाइए जरा। ये बस ये इतनी सी है। तो अपने को वहां पर नहीं करना है काम। अच्छा, अपने कहाँ तक कर सकते हैं? 2024 मतलब करंट ईयर का दिसंबर। एक बार दिखाए ना, 28 में है क्या? नहीं 28 में नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। नहीं है। हाँ, आप खड़ा कर सकते हो चाहो तो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, है ना। तो अपने लिए क्या हुआ 2024 में यहाँ पे अपन देखे दिसंबर में, दिसंबर। बट ये तो 12 महीना नहीं हुआ फिर। ये 12 महीना नहीं हुआ, ये 8 महीने हुए, पर अपने को प्रीमियम से एकदम आइडिया आ जाएगा अच्छा, कि क्या प्रीमियम चल रहा है। तो अगर 8 महीना हुआ तो प्रीमियम अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, yes, है ना। और फिर ये इसका जब सितंबर अक्टूबर आएगा तब तक में 2025 एकदम लिक्विड हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में इसको आगे शिफ्ट कर लेंगे, जैसे अपन सब जगह करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे, है ना। 2014 से हम ये कर रहे हैं रियल, है ना। और एक एक दिन के अंदर में अच्छे समय पे 200 करोड़ रुपए का एक्सपोजर एक एक दिन में भी ऐड होता है। वाओ, तो आराम से लिक्विडिटी है। फिगर्स यहाँ जितने दिख रहे हैं ना, आप अपना रियल प्राइस दो, करेक्ट प्राइस, तो मार्केट में लेने वाले अवेलेबल है ना। अब प्रीमियम गिनते हैं कितना प्रीमियम है, जो आपका क्वेश्चन था। सो 22,700 के आसपास चल रहा है, तो 23,000 का पुट ऑप्शन जो कि लगभग 300 पॉइंट इन द मनी है, वो कितना चल रहा है? तो ऑलमोस्ट 692। तो टाइम वैल्यू कितनी रही उसके अंदर में? लगभग 300-350 रुपए रही। अच्छा, 22,000 वाला पुट कितना चल रहा है? 22,000 वाला पुट कितना चल रहा है? तो अराउंड 425-426। तो अब आप गिनो तो ऑलमोस्ट कितना रह गया अपने एवरेज, अगर मैं गिनूँ ना तो भी लगभग प्रीमियम जो है 400 और यहाँ पे ये 700 है, तो अराउंड 550-600 रुपए का प्रीमियम है मुझे। कितना परसेंट हुआ? तो 22,600 पे 600 समझूं तो लगभग 2.5 से 3% का प्रीमियम हुआ। 3% का प्रीमियम 8 महीने का। तो अब आप साल भर का सोचो, तो ऑलमोस्ट अपने को 4.5% के आसपास में प्रीमियम पे ये काम हो रहा है। अच्छा, इसमें स्ट्राइक प्राइस 1000 का ही है क्या खाली? हाँ, इसमें स्ट्राइक गैप 1000 का होता है। अच्छा। तो पर आपके लिए, अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ये। हाँ। मतलब थोड़ा भी जो नंबर ऑफ लॉट साइज ज्यादा में करने वाले हैं वो एवरेज कर लेंगे। हाँ। मतलब मेरे लिए 22,600-700 है, तो मैं उसके कुछ लॉट लूंगा, इसके कुछ लॉट लूंगा, तो एवरेज मेरे पास अपने आप ही 22,500 की, 600 की, है ना, एवरेज आ जाएगी। समझ गया। तो इस तरह से वो एवरेज आ गई। तो ये हो गया आपका पुट का कि प्रीमियम कितना चल रहा है। अब सोचने जैसा है, 4-5% के प्रीमियम पे मुझे पूरे साल का प्रोटेक्शन मिल गया। अच्छा, मेरे पास अगर शेयर पड़ा है, जैसे एक ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ मेरे पास शेयर पड़ा है और मुझे हेज करना है अपने आप को, मार्केट का रिस्क है, मोदी जी एंड व्हाटएवर रिस्क, तो क्या 1 करोड़ का शेयर के बेटे में कितना लॉट लूंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो आपने को क्वांटिटी के टर्म्स में इसको सोचना है। एक निफ्टी 22,000 की है, तो इसका मतलब 100 निफ्टी 22 लाख की हो गई। ओके, तो अपने ऑलमोस्ट आप उसको 400-500 क्वांटिटी तक जाओगे तो आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हेज हो गया। अच्छा, है ना। अब आपको इस समय पे एक क्वेश्चन हो रहा है जो आपने रखा है, तो कि यू हैव टू सी दैट कि उसका बीटा क्या है। इंडिविजुअल स्टॉक में ये थोड़ा चैलेंज है, हमारी लाइफ में नहीं है। हमने तो निफ्टी खरीदा है, उसी का ही पुट लिया है। बट हम ये अगर लेंगे तो जैसे टिपिकली एट द मनी का डेल्टा जो है वो 0.5 होता है। हाँ, तो आप तो 100% अपने आप को हेज नहीं किए ना। अच्छा, तो ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी आपके कमेंट में है, हाँ, क्वेश्चन है हाँ, कि भाई ये 0.5 का डेल्टा है ही नहीं। हाँ, तो 0.5 का डेल्टा है तो आपको हेज कहाँ हुए हो? तो अब अच्छे से समझने जैसा, ये जो प्रीमियम लगा है ना, डेल्टा का क्या पॉइंट है? तो ये जो प्रीमियम लगा ना, मैंने इसको तो पूरा कॉस्ट ही गिन लिया है। अच्छा, तो ये मेरे लिए पूरा खर्च हो गया। ये पैसे मैंने पे कर दिए, भूल गया। ओके, अब मुझे ये बताओ, जितना मार्केट 23,000 से टूटेगा उतना मुझे पूरा पैसा वापस मिलेगा ऑब्वियसली। तो प्रीमियम को यदि मैंने पूरा एक्सपेंस गिन लिया तो मेरा डेल्टा 1 है। समझ गया मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों ने पूछा है, उसका आंसर आपने। हाँ, कि डेल्टा जो है इट इज अ वे टू वैल्यू प्रीमियम। डेल्टा का मतलब ये नहीं होता कि आधा डेल्टा मतलब आधा ही रिस्क आपने कवर किया है। समझ गया, है ना। तो आपका अब क्या हो गया, आपने 2 काम कर लिए, इंडेक्स खरीदा, प्रोटेक्शन ले लिया। अब ये प्रोटेक्शन पूरा 100% हो गया आपका। बाजार कल को 23,000 का 12,000 हो जाए तो 11,000 पॉइंट टूटेगा, तो आपको ये 23,000 वाला पुट ऑप्शन 11,000 रुपये वापस देगा। एकदम थियोरेटिकली करेक्ट है। थियोरेटिकली करेक्ट है और प्रैक्टिकली अपने देखा भी है। कोरोना के टाइम पे लाइव था वो एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अपने ये काम कर दिया। क्लियर। फिर से चलते हैं अपन प्रेजेंटेशन पे।
क्लियर। तो अब अपन रियल वापस अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब इसमें इसका मीनिंग ये हो गया कि मैंने अभी तक में इंडेक्स लेके सेफ्टी को जोड़ लिया तो हमको ऊपर की साइड में अब अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गए, क्योंकि जब भी मार्केट बढ़ेगा मैंने पूरा का पूरा ETF खरीदा हुआ है, जितना मार्केट बढ़ेगा वो पूरा गेन मुझे मिलने वाला है, और यदि मार्केट टूटेगा तो मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क में रहने वाला। बरोबर है। तो मेरे लिए कभी भी हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं हुआ, हमारे लिए हो गया स्मार्ट कैलकुलेशन हाई रिटर्न्स। वाह, वेरी नाइस, है ना। और स्मार्ट कैलकुलेशन अपने यहाँ यूज कर ली। अब हमने उस प्रोडक्ट के अंदर में क्या 3 तरीके से हम काम करते हैं। श्योर। तो सबसे पहले रिलैक्स को समझा हमने, रिलैक्स का ये नाम दिया हमने केवल, है ना। ठीक है। तो रिलैक्स का मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 100 में से 30 रुपए इक्विटी में डालो, ओके, और बाकी के 70 रुपीज आप बॉन्ड में रख दो। इक्विटी में क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, और बॉन्ड में क्यों? क्योंकि हमें सेफ्टी भी चाहिए। करेक्ट। तो आपने ETF खरीद लिए 30 रुपए के, उसी को आप कोलेटरल पे रख दीजिए, मार्जिन पे। मार्जिन पे रखा, तब आपको मार्जिन लिमिट मिल गई डेरिवेटिव्स की। इसी मार्जिन लिमिट से आपने 70 रुपीज के फ्यूचर्स ले लिए। ओके, तो अब आपका टोटल पोर्टफोलियो कितने का बन गया? 100 का। ठीक है। तो आपके पास में अब प्रॉफिट होगा, मार्केट बढ़ेगा तो पूरे 100 पे, ओके, और यदि मार्केट घटा तो रिस्क भी आएगा 100 पे। ओके, हमको 100 पे रिस्क नहीं लेना, तो हमने इसका तुरंत ही प्रोटेक्शन ले लिया, जो अभी हमने समझा। ओके, तो 5 रुपए मेरे लग गए प्रोटेक्शन के। अब एक कॉस्ट हमें और लगेगी जिसका नाम है फाइनेंसिंग कॉस्ट। फ्यूचर का रोल ओवर कॉस्ट। वेरी नाइस। तो फ्यूचर्स का रोल ओवर कॉस्ट तो 70 पे लगभग जो है 5% की फाइनेंसिंग कॉस्ट है। ओके, अभी वो थोड़ी सी और ऊपर चल रही है, अभी लगभग 6% चल रही है फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट और पुट की कॉस्ट, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। ये हमारे लिए मजेदार पॉइंट है। अच्छा, तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुट सस्ता हो जाएगा। ओके, तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये रेट बढ़ी है तो पुट सस्ता हो गया है। ओके, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट 70 पे 5% मतलब 3.5% हो गई। ओके, तो ओवरऑल मेरी ग्रॉस कॉस्ट हुई 8.5% की। पर ये 8.5% की कॉस्ट में मुझे 2 बेनिफिट मिल गए। पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मेरे पास अवेलेबल है, पूरी की पूरी मुझे फाइनेंसिंग मिल गई कि 30 रुपए में मेरा 100 का पोर्टफोलियो बन चुका है। बाकी का 70 रुपीज मैंने डेट में रख दिया। डेट में मैंने ऐसे डेट में रख दिया कि जो मुझे एकदम श्योरिटी देते हो, मतलब मुझे रिस्क नहीं लेनी थी। तो हमने लगभग मान लो RBI बॉन्ड में रख दिया, भारत बॉन्ड में रख दिया, 7.5-8% आपको मिल रहा है। तो 70 पे 7.25 7.5 भी मिलता, तो मुझे 5 रुपए तो इंटरेस्ट के वापस मिल गए साल के, कोई डाउट नहीं है। तो 8.5 में से 5 वापस आ गए, मतलब मेरा मैक्सिमम रिस्क क्या रहा? तो 3.5 का। बराबर है। तो पूरा साल में यदि मार्केट कितना भी टूट जाए, आपको 3.5-4 रुपए से ज्यादा की रिस्क नहीं आ सकती। विच इज बेसिकली ईयरली ड्रॉडाउन जिसको हम बोलते ईयरली मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और यदि मार्केट बढ़ जाए तो आप पूरे के पूरे 100 रुपीज पे ग्रो करोगे। हैं। सही है। तो ये कर दिया, इसको हमने नाम रखा रिलैक्स, क्योंकि इसको सुनने के बाद हम रिलैक्स फील करते हैं। सेकेंड, इसी का एक्सटेंशन हमने और बनाया बेसिक। ओके, बेसिक भी सेम वो का वही फिलोसॉफी है। 30 रुपीज डाले, ETF खरीदे, 70 के फ्यूचर्स लिए, 100 का पोर्टफोलियो बना, प्रॉफिट होगा तो 100 पे, लॉस होगा तो 100 पे। एक चीज बताइए, सॉरी बोलो। हाँ 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 फ्यूचर्स का मार्क टू मार्केट होता है, हाँ। ऑप्शंस का मार्क टू मार्केट होता है क्या? नहीं। अगर आप जो ले रखे नहीं, तो थोड़ा पैसा हमको मार्क टू मार्केट के लिए रखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस का मार्क टू मार्केट नहीं आता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। ऑप्शंस में मार्क टू मार्केट लॉसेस आपको पे नहीं करने होते, बट फ्यूचर में पे फ्यूचर करना में पे पड़ेगा। करने होते हैं। तो थोड़ा पैसा अगर मार्केट गिर गया हाँ तो मेरा फ्यूचर में मार्क टू मार्केट होगा, मेरे को कैश देना पड़ेगा। हाँ। तो अब उसके लिए क्या करना है अपने को? हाँ, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। अच्छा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप फ्यूचर्स की जगह पे यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर्स लोगे। ओके, तो सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फ्यूचर्स ये होते हैं जब आप एक कॉल बाई करते हो और एक पुट को बेचते हो, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में फ्यूचर है। तो जब आपने ऑप्शंस को यूज करके फ्यूचर बना लिया विवेक भैया, तो इनडायरेक्टली पता है आपने क्या किया? आपको फ्यूचर्स के सारे फीचर्स मिल गए, लेकिन आपको फ्यूचर्स की प्रॉब्लम नहीं मिली। अब आपकी लाइफ में M2M खत्म। अब मार्केट टूटेगा तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, पर क्योंकि आपने वापस पुट खरीद भी रखा है तब आपका मार्जिन भी नहीं बढ़ेगा। समझ गया मैं। तो मैं एक्चुअली एक बार क्लैरिटी कर देता हूँ लोगों को। हाँ। कि ये इंडिया में ना थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हाँ। कि एक्सचेंजेस जो है वो ऑप्शंस का मार्क टू मार्केट नहीं करते। जैसे आपने अगर ऑप्शन बाई कर लिया और पुट ऑप्शन बाई कर लिया और मार्केट गिर गया, तो आइडियली तो आप लॉस में नहीं है ना, आप तो पुट ले रखे हैं, आपको तो मार्क टू मार्केट मिलना चाहिए, नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? एकदम सही बोल रहे हो। और आपने कॉल ले लिया और भाव बढ़ गया, आपको पैसा मार्क टू मार्केट मिलता नहीं है। कब मिलेगा? जब सेटल होगा तब, जिस दिन एक्सपायर होगा, बिकॉज ये यूरोपियन अमेरिकन नहीं है। यहाँ पर अगर आपने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो दिसंबर में एक्सपायर होगा तब पैसा मिलेगा। फ्यूचर में आपका मार्क टू मार्केट अभी हो जाएगा, तो थोड़ा मार्क टू मार्केट के लिए पैसा रखना होगा। उसका सोल्यूशन ये कह रहे हैं कि आप फ्यूचर
स्टैंड अलोन मत कीजिए, इसको भी सिंथेटिक बना दीजिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डरिए मत, सिंपल है। डराने के लिए बाकी लोग बड़े हुए, हम नहीं डराएंगे, हम सिंपल करेंगे। तो फ्यूचर एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल पुट पैरिटी, कि कॉल अगर लेते हो, पुट बेचते हो और फ्यूचर बेचते हो तो वो जीरो के बराबर है, बराबर है। तो अगर आप उसको फ्यूचर को उधर ले जाओ तो कॉल माइनस पुट इक्वल टू फ्यूचर। तो ये कह रहे हैं कि आप सिंथेटिक फ्यूचर कर लीजिए, उससे क्या आपका कॉल, वैसे कॉल लिया और पुट बेचा तो प्रीमियम बराबर हो गया। कॉल लिया और पुट बेचा तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट आ गई, वो फॉरवर्डिंग कॉस्ट आ गई, बराबर है। तो आप लेकिन जो पुट हम बेचा उसके लिए हमको मार्जिन देना पड़ा एक्स्ट्रा। तो आप ये 30 रुपीज तो कितना बड़ा मार्जिन है विवेक भैया। खाली नेकेड फ्यूचर खरीदते हो तो 10% का मार्जिन है। अच्छा। आपने 70 के फ्यूचर्स लिए, आपको 7 रुपए का मार्जिन नेकेड फ्यूचर पे आता है। हम तो प्रोटेक्टेड है, तो हमारा मार्जिन तो ऑलमोस्ट 4 रुपए 4.5 रुपए ही है। अच्छा। और अपने पास स्टॉक कितना रखा हुआ है मार्जिन पे, तो वो आपका मार्जिन जो सिंथेटिक फ्यूचर है उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इंडेक्स ETF से हो जाएगा। हाँ, और इंडेक्स मतलब नॉर्मल फ्यूचर से सिंथेटिक फ्यूचर का मार्जिन कम होता है। नॉर्मल फ्यूचर से सिंथेटिक फ्यूचर का मार्जिन कम होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑप्शंस हैं उसके अंदर में जुड़े हुए, तो उस बट आप तरीके तो से कॉल लेते हैं और पुट बेचते हैं। हाँ, कॉल लेता हूँ, पुट बेचता तो हूँ। उसमें एक्सचेंज मार्जिन बेनिफिट देता है। एक्सचेंज मार्जिन बेनिफिट आप जब कैलकुलेशन में डालते हो ना, आप नेकेड फ्यूचर लेते हो तो यदि 1 लोट का 1 लाख मार्जिन आता है और उसी का आप सिंथेटिक फ्यूचर बनाते हो तो पता चलता है आपको लगभग 80,000 के आसपास का अच्छा, मार्जिन। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक्चुअली लॉजिकली तो गलत है। हाँ। अगर मिल रहा है तो बेनिफिट, बिकॉज अगर आप कॉल ले रहे हैं और पुट बेच रहे हैं। हाँ, उसके कारण एक इम्पैक्ट ये भी है, जब आप कॉल लेते हो और पुट बेचते हो तो आपका थोड़ा पैसा जो है, क्योंकि कॉल लेते हो तो प्रीमियम ज्यादा लगता है, हाँ, पुट बेचते हो तो प्रीमियम कम मिलता है। हाँ, तो बीच का जो थोड़ा सा प्रीमियम जो आपने पे किया हुआ है उसका भी आपको मार्जिन बेनिफिट मिल गया, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम दिखता अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं। है ना। इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अच्छा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वैसे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उस समय पे भी पूछा गया था। हाँ हाँ। और उस समय पे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा शीट पे डिटेल में बताया है। अच्छा, तो वो वीडियो में मिल जाएगा ना, वो उस वीडियो में दिया हुआ है। डिटेल अगर देखना है तो वो वीडियो, हाँ, और मोटा मोटी बात समझना है तो ये वीडियो। हाँ, ठीक है। लेकिन ये तो अभी तो उसके बियॉन्ड का बात करेंगे, लेवल 2 का डिस्कशन हो रहा है, अभी तो लेवल 1 हम रिवाइज लेवल 1 रिवाइज कर रहे हैं। बड़ी तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, बेसिक के अंदर में पहला तो पूरा का पूरा रिलैक्स प्लान ही बनाया। 30 रुपीज में 100 का पोर्टफोलियो बन गया प्रोटेक्शन के साथ। बाकी का 70 रुपीज अपन ने यहाँ पे डेट में रखा था ना। हाँ। तो बेसिक प्लान में डिफरेंस क्या किया है कि बाकी का 70 रुपये क्लाइंट हमको ये क्वेश्चन पूछ सकता होता है कि यार आपने हमारा बाकी का पैसा 70 रुपीज यार डेट में रख दिया 7-7.5% में, मेरे पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है जहां मैं 10-11% तो इजीली निकालता हूं। अच्छा, तो मेरे फंड को आपने एफिशिएंसी लो कर दी है। तो अगर क्लाइंट के पास कोई ऐसी एफिशिएंसी होती है कि वो बाकी के 70 रुपीज को ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर सकता हो तो वो उस पैसे को वहाँ यूज़ कर सकता है। क्या होता है वो 11-12% में सेफ्टी और? अच्छा, तो इसके बहुत सारे रीजन है कि क्यों होता है। हर एक इन्वेस्टर का अलग प्रोफाइल है। कई इन्वेस्टर्स की विवेक भैया लोन चल रही होती है, लोन चल रही होती है, वो 10% का ब्याज ही चुका रहे होते हैं। तो उनके पास में यदि इन्वेस्टमेंट के 1 करोड़ रुपए पड़े थे तो वो अपना 70% से लोन रीपे भी कर देना अगर, तो पता चले उसका 9-10% का ब्याज बच रहा है वहां पे। नहीं तो वहां वो 10% पे कर रहे हैं और यहाँ पे वो 7.5 निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो लॉस कर रहे हैं। तो एक्चुअली शहर बाय शहर भी डिपेंड करता है। हाँ, जैसे हम मैं गुजरात गया था तो वहाँ पर कुछ लोगों से मिला। हाँ, तो वहाँ बात हो रही थी कितना रिटर्न जनरेट करते हो, क्या करते हो। तो मैं बोला व्हाट वाज द नंबर है, तो बोला 18-20% तो ऐसे ही आ जाता है, तो मेहनत क्यों करते हो। हम बोला अच्छा ऐसे ही कैसे आता है जरा बता दो। तो गुजरात के अंदर में 18-20 ऐसे ही आ जाता है। तो वहाँ जाओगे तो वहाँ बोलेगा कि एक काम करता हूँ मेरा तरीका है, मैं वहाँ से निकाल लूंगा, बाकी काम तो मैं कर लूँगा। कलकत्ता के अंदर में हम लोग कंजर्वेटिव है, हम लोग को लगता है कि 11-12% वाला काम मिल जाए तो शांति से काम करते रहे। तो शहर बाय शहर भी आपको फील होता है, आपके इतने क्लाइंट है तो आपको फील होता है वो कि हर शहर में जाते हैं तो अलग अलग अप्रोच होता है। नहीं, अप्रोच अलग होती है। आपने खाली शहर का बोला, एज वाइज भी, एज का भी अप्रोच है। फर्क होता है। अच्छा, क्लाइंट सैलराइड है या बिजनेस वाला है, उसके हिसाब से भी उनको इम्पैक्ट आता है। क्योंकि बिजनेस वाले क्लास वालों को तो दिखता है कि हम लोग 10-11% तो निकाल लेंगे, क्योंकि उनके बिजनेस में भी पैसा लगातार यूज हो ही रहा होता है, तो दे कैन थिंक है ना ऑन दैट लाइन। इस तरह से होता है। मैंने अभी एक जन है, ऐसी हम लोग गप कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही मेरी आदत खराब है। तो एक जन मैंने उसको बोला कि ऑप्शंस में करके 15-16% रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी में बन सकता है। बोला क्या फायदा, अभी तो स्मॉल कैप में 25% रिटर्न बन रहा है, तो क्या तुम इस समय पैसा डलवाने का बात कर रहा है। हाउ डू यू डील विद दैट? सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग का फोकस, हम वापस उस स्क्वायर वन पे जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन की सेफ्टी कितनी है।
क्योंकि मार्केट के अंदर में यही तो सबसे बड़ा लालच होता है, जब थोड़ा भी रिटर्न बढ़ रहा होता है ना तो व्यक्ति को लगता है कि ये लाइफ टाइम ऐसा ही चलेगा। पर रियलिटी जब भी मार्केट यू टर्न मारता है तो मार्केट मतलब किसी को पानी भी नहीं पूछता है। और रिसेंट एग्जाम्पल है अपने पास कोरोना। ये तो हम लकी थे कि मार्च में बाजार टूटा और उसके बाद तुरंत ही बढ़ गया, तो लोगों को कुछ खास ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है जब मेरी जॉब लगी थी ना 2002 में, वो ऐसा रिसेशन वाला टाइम था, तो उस समय मैंने म्यूचुअल फंड की जो एनएवीज है ना, वो 10-10 रुपये वाले म्यूचुअल फंड को 2-2 रुपये की एनएवी मैंने देखी हुई है। तो इट हैपन्स। और इसीलिए इनका जो स्लाइड है, मैं ये गप इसलिए कर रहा था क्योंकि इनका पहला स्लाइड बहुत रेलेवेंट है कि ये सब जो है ना, ये रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करिएगा। रियल एस्टेट का रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में होता है 9 से 10% CAGR। अभी प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोगों को लगता है रियल एस्टेट में बहुत पैसा बनता है, बट प्राइसेस बढ़े 8 साल के बाद में। तो अगर 10 साल का CAGR देखोगे तो 9% होने वाला है। दिस इज अ प्रोडक्ट vis-a-vis रियल एस्टेट। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट टू बी कंपेयर्ड विथ SME म्यूचुअल फंड। SME क्यों निकल गया? SME निकल रहा है आजकल मेरे मुंह से, वो डर लग रहा है मुझे। इट्स नॉट टू बी कंपेयर्ड विथ अ स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। राइट, ठीक है ना? एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर अपने डेट को अगर आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो तो आपने अपनी डेट की यील्ड को और बढ़ा लिया। आप 5 रुपए की जगह अगर 7 रुपए का इंटरेस्ट कमा लेते हो तो अब आपकी रिस्क जो है वो 3.50 की जगह 1.50 की हो। बराबर है। और थर्ड, इसके बाद में जो थर्ड एक और हमने समझा हुआ है कि स्ट्रेटेजी है, वो पावर बूस्टर है। उसका मीनिंग ये हुआ कि आपने यहाँ पे 30 रुपीज को इंडेक्स में पार्क किए थे, तो यहाँ पे पैसे डाले थे, अल्टीमेटली उसको रखा तो कोलेटरल पे ही था। तो क्वेश्चन आता है यार, कोलेटरल पे रखना तो मेरे पास हजारों स्टॉक्स पड़े हैं, तो मैं अपना स्टॉक ही दे दूं ना मार्जिन पे, तो आप मुझसे ये 30 रुपए भी क्यों ले रहे हो? रिक्वायरमेंट सही है उनकी, तो वो चाहें तो ये 30 रुपीज भी डालने की जगह स्टॉक्स रख सकते हैं। स्टॉक्स को रख करके फिर से वही फ्यूचर खरीद लिया। फ्यूचर पूरे 100 का खरीदा इस बार, 70 का नहीं खरीदा, क्योंकि इस बार 30 रुपीज खुद के डाले ही नहीं है। 100 का फ्यूचर खरीदा तो 100 का पोर्टफोलियो बन गया आपका। प्रॉफिट होगा तो 100 पे, लॉस होगा तो 100 पे। लॉस नहीं करना तो 5 रुपया प्रोटेक्शन, एवरीथिंग इज सेम। बस फ्यूचर की फाइनेंसिंग कॉस्ट 100 पे लगेगी, तो 100 पे 5 रुपीज मतलब 5 रुपया लग गई, तो आपकी ग्रॉस कॉस्ट 10 रुपीज पड़ी, पर अब आपका 90 रुपीज फ्री पड़ा है, क्योंकि आपने 100 का पोर्टफोलियो बनाया खाली 10 रुपीज की कॉस्ट लगा के, बाकी तो आपका स्टॉक ही था। बट आजकल तो स्टॉक के साथ 50% कैश देना पड़ता है। 50% कैश देना पड़ता है, वो ऊपर है मार्जिन कितना हमारे लिए। आप यदि 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाते हो, प्रोटेक्शन के साथ बनाते हो, आपका मार्जिन लगभग 6-7 रुपए ही है। 6-7 रुपए में 3.5 रुपए आपका जो है वो कैश मार्जिन चाहिए। कैश मार्जिन में भी कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड चलते हैं। ओ, कैश इक्विवेलेंट है, क्या तो चलते हैं, तो लिक्विड फंड, लिक्विड फंड और उसमें डाल दिया, तो ये फंड की पूरी एफिशिएंसी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। पर आपके क्वेश्चन बहुत डेप्थ हैं, दैट इज वेरी नाइस। तो उसके कारण से मतलब एक इन्वेस्टर को ये समझ में आएगा कि वो कैसे 3-3.5 रुपए वो भी खाली नहीं रखेगा, उसको भी वो लिक्विड फंड में या कैश इक्विवेलेंट में डाल देगा। तो वहां से भी वहां पे 7% की जगह उस 3.5 रुपए पे उसको ये होगा कि भाई 4% मिलेगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। पर इसके कारण से उनका रूल पूरा फॉलो हो गया सेबी का। तो पावर बूस्टर में उसने क्या किया, स्टॉक्स को यूज कर लिया। स्टॉक्स को यूज करके वही 100 का पोर्टफोलियो बन गया, बाकी का 90 रुपीज पे इंटरेस्ट कमा लिया। 10 के कॉस्ट में से 6.5 रुपए वापस ब्याज के आ गए, कॉस्ट वो की वही 3.50। तो तीनों प्लान आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहे हैं। तीनों प्लान के अंदर में आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को यूज किया, लेकिन पोर्टफोलियो पूरे 100 का ही बनाया, और जितना पैसा आपने नहीं डाला उसको आपने डेट में रख दिया। तो ये पूरा प्लान था। ये प्लान के ऊपर से अपने परफॉर्मेंस को समझा था। तो शुरुआत से लेके जब से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, इंडेक्स में यदि किसी ने प्योर पोर्टफोलियो खरीदा होता ना, तो उसका 1 करोड़ रुपये लगभग 19 टाइम्स हुआ होता, अभी तक 19 करोड़ हुआ होता, अगर आपने केवल ETF खरीद लिए होते। तो आपका क्वेश्चन था कि मैं यार खाली ETF ही खरीद लूँ ना, ये पुट खरीदूँ है ना, लूँ क्यों? और आपने को ये भी समझ में आता है कि यार ये पुट हमारे को कॉस्ट लग रही है, तो अभी अपने को समझ में आएगा रियल डेटा पे कि पुट कॉस्ट कैसे नहीं है। आपको पुट खरीदने से बेनिफिट पता है क्या होता है कि वही 1 करोड़ 19 की जगह आपका 31 करोड़ हो गया अभी। तो क्यों हो गया? क्योंकि जब बाजार बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हैं, बाजार बढ़ता है तो आप 3-3.5% कम बढ़ते हैं, दैट इज एग्रीड। लेकिन जब मार्केट टूटता है तब आप टूटते नहीं है, रादर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं। याद है ना एग्जाम्पल, इंडेक्स 12 का 8 हुआ तो आपके 40 लाख रुपये जो क्लेम के मिले उससे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। नेक्स्ट जब बाजार रिकवर होता है तो आप नया हाई बनाते हैं, फिर मार्केट टूटता है आप टूटते नहीं है, रिकवर होता है नया हाई बनाते हैं, एंड सो ऑन।
तो यही रीजन है कि आपने, और अच्छा सेकंड साइड में कोई भी साल में आप 3-4% ज्यादा का लॉस नहीं देख सकते। तो आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड भी कर लिया और आपने अल्टीमेटली इंडेक्स को आउट परफॉर्म भी कर लिया। इतना सिंपल थोड़ी ना हो सकता है चीजें। अच्छा, वॉरेन बफे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, वॉरेन बफे बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज मतलब सिंपल बट नॉट इजी। पॉइंट है, इसमें कुछ तो झोल होगा। इसमें कुछ झोल लग रहा है। एक्चुअल में कर रहे हैं क्या ये? अच्छा, ये एक्चुअल में कर रहे हैं क्या? तो हम लोग ये राइड करते जा रहे हैं 2014 से। 14 से लाइव कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस बताइए। तो उसका परफॉर्मेंस भी देखते हैं। वैसे आपने जो एक प्रश्न बोला ना पॉइंट की, आपके क्वेश्चन डेप्थ वाले हैं, तो मैं जस्ट एक गप कर रहा हूँ आपके साथ कि मैं दिल्ली गया तो वहाँ मुझे 2 तरह के लोग मिले जो फेस टू फेस देखते हैं। 1000 करोड़ के आसामी बोलते तुम्हारा फैन हूँ, फेस टू फेस देखता हूँ। और एक जब आ रहा था एयरपोर्ट में तो जो चेक इन काउंटर पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो बोला आपका फेस टू फेस। अब मुझे ही नहीं, अब आप मेरी विडंबना सोचिए कि मेरे को हर तरह का क्वेश्चन पूछना है। एकदम सही है। अगर मैं डेप्थ नहीं पूछूंगा तो वो HNI बोलेंगे कि विवेक क्या बचपन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। एकदम सही है। मींस आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं देखूंगा ही क्यों। तो आपने अभी बताया दूसरों के नाम भी, तो हम तो सबके थोड़ी देखते हैं वीडियो। अच्छा, सोचो तो सही है ना। हाँ, खैर, तो अब अपन यहाँ पर आते हैं। सो 2014 से हम लोग ये रियल ट्रेड करते जा रहे हैं। 2014 वाले जो हमारे कस्टमर्स है ना, उनका ऑलमोस्ट CAGR अभी 18% प्लस का चल रहा है। अच्छा, और मजेदार पॉइंट है कि वो पूरा कभी भी हमने प्रोटेक्शन को छोड़ा नहीं है। तो हमेशा हम प्रोटेक्टेड रहे हैं। तो क्लाइंट अपनी रिस्क को भी कम कर लिया, क्लाइंट ने ओवरऑल वेल्थ भी बना ली। और ये रिस्क अगर हम इसको इवेल्युएट करें, जैसे कई टेक्निकल टर्म्स है ना, शार्प रेशियो और ये सब, उस रिस्क पैरामीटर पे ये स्ट्रेटजी का वैल्यू क्या होगा? रिस्क वैल्यू। बहुत बढ़िया पॉइंट है। सो काल्मा रेशियो। हाँ, काल्मा रेशियो क्या बताता है कि आपका ओवरऑल CAGR कितना जनरेट हो रहा है। तो मतलब RM माइनस RF करते हो आप, तो अगर उसको शार्प रेशियो निकालना होता है तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने CAGR रिटर्न तो निकाल लिया 18% का, और आप 4% से ज्यादा कोई भी साल में ड्रॉ डाउन पे नहीं। तो काल्मा रेशियो वगैरह चेक करोगे तो ये कोई भी स्ट्रेटेजी के पैरामीटर में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो अब पर्पस यही होता है एक इन्वेस्टर का। 18 डिवाइडेड बाय 4 बहुत अच्छा है। तो फिर वो तो क्या है, बोलते हैं ना कि 2 के ऊपर हुआ तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो पॉइंट में चलता है, डेसिमल्स में चलता है। अभी इंडेक्स का क्या है रेशियो? इंडेक्स का ऑलमोस्ट जो रिटर्न है वो 14% है। ओके। और इंडेक्स का ड्रॉ डाउन है 52%। तो 14 डिवाइड बाई 52 इज द इंडेक्स रेशियो। तो यहाँ पर क्या हुआ, 18 डिवाइड बाई 4। तो ये पॉइंट आया। अच्छा, और मजेदार पॉइंट पता है क्या है? इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जनता, अपन जब पूछते हैं डीमेट अकाउंट कितने खुले हुए हैं, तो बोलते हैं 6 करोड़ 6.5 करोड़। क्यों ऐसा ही है? क्योंकि लोगों को रिस्क इतनी बड़ी जच ही नहीं सकती। तो लोग, और अच्छा डेट में पैसा डालने वाले बहुत पड़े हैं। तो आप अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो कि उस व्यक्ति को इक्विटी के नजदीक के रिटर्न्स भी आ जाएं और उसकी रिस्क डेट के पास में चली जाए, तो उसके लिए जो बीच का गैप है वो है प्रोटेक्शन। तो ये तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। फिक्स्ड ये इनकम तो लोन के कंपैरिजन है। हाँ, इसको तो हमको इक्विटी प्रोडक्ट बोलना ही नहीं चाहिए। इक्विटी प्रोडक्ट इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि रिटर्न्स क्या दे रहा है वो आपको। अच्छा, वैसे रिटर्न पॉइंट आप सोचो, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी है और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू डेट के नजदीक का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पॉइंट है दोस्तों। मैं मतलब ये तो खैर इसके लिए मिनिमम एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। कितना कैपिटल चाहिए? 1 लॉट निफ्टी का 1 लॉट। अब तो और लकी हो गए, 25 का लॉट हो गया है। ओह, तो 5.5 लाख का आपका 1 लॉट हो। 1 लॉट में भी ये काम हो सकता है। 1 लॉट पुट ऑप्शन आपको राउंड फिगर में मिलेंगे 25 में। और अब पॉइंट अपने को हेजिंग ही लेनी है, तो आपने हेजिंग 25 की ले ली तो हो गया काम आपका। 5.5 लाख का आपने पोर्टफोलियो बनाया और सामने पुट ऑप्शन ले लिया, तो आप प्रोटेक्टेड है। बट आप भी तो लोगों का करते हैं। हाँ, तो आप AIF है तो उसमें तो 1 करोड़ चाहिए AIF में मिनिमम 1 करोड़ चाहिए। नहीं तो कितना मिनिमम कैपिटल से काम कर सकता है? लॉजिकली लगभग 15-20 लाख रुपए होते हैं, तो काम अच्छे से होता है। तो आप अपने आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो इनके थ्रू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे में आपका जो है उसका लिंक दे देते हैं। आप लिंक दे दीजिए ताकि किसी को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, है ना? थैंक यू। चलिए, है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ ओवरऑल हमने एक पे सॉरी कर रहा हूँ बीच में। देखिए, जो करना है वो आप सोच समझ के कीजिएगा। बाद में हमको मत बोलेगा कि जो भी हुआ आपके और इनके बीच में, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। बट आई एम श्योर अच्छा ही होगा जो होगा। थैंक यू, है ना।
सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा अपने पिछली बार जो अपने चलाया था ये स्ट्रेटेजी का पूरा रिकेप कर दिया। हाँ ठीक है। और स्ट्रेटेजी के अंदर रिकेप करके हमने ये समझ लिया कि हमने 3 काम किए हैं। हाँ समराइज, हाँ। हमने पहला काम किया इंडेक्स में पैसा डाला, क्योंकि इंडेक्स ने हमको श्योरिटी दी है कि जन्मों जन्म तक चलेगा। दूसरा, हमने हमेशा प्रोटेक्शन लिया। प्रोटेक्शन हमारे लिए शॉर्ट टर्म में कॉस्ट दिख सकती है कि मैंने इंश्योरेंस खरीदा है, इस साल कुछ भी क्लेम नहीं आया तो प्रीमियम लग गया, लेकिन मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में जितनी लंबी एज होगी उतना ही कॉस्ट अपने आप रिकवर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो पुट अपनी कॉस्ट खुद निकाल लेता है। तो पुट कॉस्ट खुद निकाल लेगा तो इंडेक्स का रिटर्न मेरा हो ही गया है। और तीसरा काम हमने किया इंटरेस्ट का आर्बिट्राज। इंटरेस्ट का आर्बिट्राज का मतलब क्या किया, फ्यूचर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि फ्यूचर्स 5% में मिल रहे हैं। इंडिया में एक यही बिजनेस ऐसा दिखा जहां 5% में रिटेल इन्वेस्टर को पैसा उधार मिला और खुद का पैसा हमने डेट में रख दिया, इसलिए क्योंकि डेट में हमको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो वो जो बीच का डिफरेंस हम ज़्यादा कमा रहे हैं उससे हमारे पुट की कॉस्ट थोड़ी सी और कम हो गई। तो वो 5% वाला पुट 3.5% की रिस्क जो दिखा रहा है स्ट्रेटेजी में, वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि 1.5% जो है वो हमने इंटरेस्ट आर्बिट्राज से कवर किया। तो ओवरऑल आपने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया, कॉस्ट कम हुई तो रिटर्न्स बढ़ गए। कैपिटल एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो बेसिस पॉइंट्स पे रिटर्न बढ़ते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है। कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। करें। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि रिटेल इन्वेस्टर को 5.5% में पैसा मिल गया, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, ये कैसे बोला? क्या हुआ, आप ETF खरीद सकते थे। हाँ। ETF खरीदे तो आपका पूरा का पूरा पैसा ETF में इन्वेस्ट हो गया। हाँ। और मार्केट जितना बढ़ता तो आपको प्रॉफिट होता, मार्केट घटता तो आपको लॉस होता। हाँ। उसकी जगह पे आपने अगर फ्यूचर्स खरीदे, हाँ। तो फ्यूचर्स खरीदे तो आपको फ्यूचर्स की फॉरवर्डिंग कॉस्ट पे करने को आई। हाँ। तो साल की आपको 5-1% की कॉस्ट लगी। अच्छा। पर उसके कारण अब आपका पैसा फ्री हो गया। पैसा फ्री हो गया, पैसा कहीं और यूज हो गया। तो अब आपका पैसा फ्री हुआ तो इसका मतलब आपने किसी से बोरो कर लिया 5.5% में। एग्जैक्टली, है ना। तो वो इंटरेस्ट आर्बिट्राज बन गया वो हमारे लिए। बहुत सही, बहुत सही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये पूरा का पूरा काम करने के बाद में अब हमको और भी इसके अंदर में हमने वैल्यू एडिशंस किए। अच्छा, बताइए। तो वैल्यू एडिशंस क्या किए कि हमने इसी के साथ में फिर ये देखा कि भाई केवल निफ्टी क्यों, मार्केट में और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो इंडेक्स है। तो हम इसके साथ में बैंक निफ्टी पे आए। तो निफ्टी के साथ हम बैंक निफ्टी भी करते हैं। ओके। हाँ, तो बस ये चीजें हम लोग करते हैं AIF में। ओके। उसका रीजन है ओके, क्योंकि क्या है, इसका एग्जीक्यूशन भी अपने आप में स्मार्ट चाहिए। अभी कभी अगर ऐसा सिचुएशन होवे इन्वेस्टर के साथ में कि उसने इंडेक्स तो खरीद लिया, पुट लेना रह गया, या एक करंट लेवल का फ्यूचर जो था वो एक्सपायर हो रहा है तो उसका फ्यूचर फॉरवर्डिंग करना रह गया, तो आपने पूरी स्ट्रेटेजी को बीच में रोक दिया। पर यदि आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो तो काम चल जाता है। तो टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हो साथ में तो आपकी ये एफिशिएंसी और बढ़ा देती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, AIF के अंदर में जो रिस्ट्रिक्शंस है लिवरेज का, हाँ, तो आपके इसमें तो वो रिस्ट्रिक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ? हमारे को हम तो 1:1 पे ही हैं। 1:1 आप तो ले ही रहे हैं। हाँ, पर AIF में हम 1:2 तक जाते हैं। अलाउड है क्या? हाँ, AIF में 2 तक जा सकते हैं। AIF की ये अच्छी ब्यूटी है जो म्यूचुअल फंड से AIF को अलग करती है। हाँ, हाँ। कि आप AIF के अंदर में 2 का लेवरेज ले सकते हो। इसका मतलब आपका ₹1 करोड़ यदि इन्वेस्टेड है तो करोड़ पे 2 करोड़ का एक्सपोजर बन सकता बट आप ले सकते हैं, खाली है। ले सकते हैं, बेचने का काम कर सकते हैं, मतलब हाँ, लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ भी। और आप तो लेने का ही काम करते हैं। हम तो लेने का ही काम करते हैं, हम प्योर बुलिश हैं। ठीक है। हमारे लिए बेरिश अपॉर्चुनिटी बनता है। कैसे बनता है, वो वाला एग्जांपल 12 का 8 होता है तो हमारे यूनिट्स बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा। पर हमारे लिए अल्टीमेटली हम पैसा बनाते हैं बुलिश में। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, AIF के अंदर में निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को भी जोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म की जगह पे शॉर्ट टर्म ऑप्शंस को यूज करते हैं वहां पे। अब ये अपने आप में एक नया पॉइंट है। ये तो नया काम करने लग गए। नया काम कहाँ आप लीप करते थे, अभी वीकली तो नहीं कर रहे ना? नहीं, वीकली नहीं। थैंक गॉड। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस करने के 2 रीजन है। पहला तो बैंक निफ्टी अगर यूज करना है तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन ही शॉर्ट अवेलेबल है। हाँ। अच्छा, दूसरा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ऑप्शंस की प्राइसिंग निकालो तो हर बार यदि आप उसको फॉरवर्ड करते जाते हो तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म के प्रीमियम के मैच ही कर रहा होता क्या बात कर रहे हैं? है। यस। लेकिन लोग जो करते हैं लॉन्ग टर्म लेके शॉर्ट टर्म को बेचते रहते हैं बिकॉज प्रीमियम करंट में ज्यादा होता है, वो फिर गलत है? तो अब गलत का मतलब आप कोई का भी ऐसा रिटर्न निकला हुआ है क्या कि भाई हमेशा आप लॉन्ग टर्म को लेके खाली शॉर्ट टर्म को बेचते जाओ तो अल्टीमेटली इट इज मेकिंग मनी? उसमें रिस्क है कि नहीं है? रिस्क ज्यादा है, समझ में ऑब्वियसली। तो मुद्दा क्या है इसके अंदर में कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है वो साल की लगभग 5% आती है। शॉर्ट टर्म ऑप्शंस की प्राइसिंग महीने की लगभग 1.5% आ जाती है। पर वो 1.5% की जो प्राइसिंग आती है वो आपको एक एक्स्ट्रा फीचर पता है क्या दे रही है? मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अब आपका प्रॉफिट सेटल होगा। इसका मतलब इस मंथ मार्केट बढ़ा, आपका प्रॉफिट ऊपर में लॉक हो गया। हाँ, अगले मंथ मार्केट टूटा, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए। राइट। फिर मार्केट बढ़ा,
आपका प्रॉफिट लॉक हो गया। तो ये जो इंटरनल मूवमेंट का जो एडवांटेज है उसके कारण से आपके पुट की कॉस्ट कम हो जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये करेंगे हम लोग डिस्कशन Yes. नंबर के साथ। हाँ, नंबर के साथ कर सकते हैं। चलिए लगी आगे बढ़िए। ये थोड़ा एक है ना एक्सेल में नंबर्स के साथ सिखाइए, बताइए क्या है लॉजिक बोल रहे हैं। यस, तो चलो उसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे मंथली ऑप्शंस की जो लॉजिकल प्रीमियम जो है और एनुअल ऑप्शंस का प्रीमियम वो आपस में लिंक्ड है। ओके, तो वो लिंक कैसे है, तो यहाँ पे अपन पहले दिसंबर 2024 के ऑप्शंस का प्रीमियम देखते हैं। तो ये दिसंबर 2024 का भी लाइव जो प्रीमियम चल रहा है 23,000 का पुट ऑलमोस्ट 690 चल रहा है और 22 का 426। तो ये मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 22 का मैंने लिख दिया 426, 23 के पुट ऑप्शन का प्रीमियम 690। ठीक है। और अब अपन करंट जो अभी मार्केट चल रहा है, तो ये करंट मैच्योरिटी ले लेते हैं 30 में, एग्जैक्ट अभी 30 डेज है यहाँ से। तो 30 में इसका एट द मनी अराउंड 22,700 है, वो चल रहा है लगभग 270। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये प्रीमियम आपस में मैच करेंगे क्या? आइए देखते हैं। तो मई मंथ का 270 है, तो अगर 22,700 चल रहा है मार्केट, तो लगभग 1.19% एक महीने का प्रीमियम चल रहा है। ओके, करंट पुट ऑप्शन। ओके। और दिसंबर वाला जो ऑप्शन है वो 8 महीने का प्रीमियम है। 8 महीने का प्रीमियम ये क्योंकि वहाँ पे 1000 की स्ट्राइक में इंटरवल मिलता है, तो अपन एवरेज निकाल लेते हैं इसका। तो एवरेज 426 और 690 का एवरेज लगभग 2.47% आया। ठीक है। तो दिखने में तो ये लगता है यार एक महीने का 1.19 है और 8 महीने का 2.47 है, तो ये सस्ता ही है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे सस्ता दिखता भी है और सस्ता है भी। पर अब आप इसके अंदर में क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो समझने जैसा है। मंथली जो ऑप्शन है वो आपको हर मंथ कट ऑफ दे रहा है। इसका मतलब ये कि इस मंथ मान लीजिए अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 22,700, आपने 22,700 का पुट खरीद लिया। इसको मैं नंबर्स वाले फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। हाँ, कर दीजिए। एक मिनट। 22,700 मार्केट चल रहा है और आपने ये वाला पुट ऑप्शन खरीदा है 270 रुपीज पे करके। तो इसमें आपको एडिशनल फीचर ये मिल रहा है कि कल को यदि मई मंथ में ही मार्केट टूटता है तो जितना टूटता है वो डिफरेंस आपको वापस मिलने वाला है। ओके। दिसंबर वाला यदि मैंने खरीदा है तो दिसंबर वाला यदि मान लीजिए मैंने 500 रुपए में खरीद रखा है एवरेज या 550 में, तो इसका मीनिंग ये है कि आपको दिसंबर मंथ के अंदर में जितना बाजार टूटेगा वो डिफरेंस मिल जाएगा या एक बार आपको क्लेम मिलेगा। तो कई बार ऐसा भी तो होता है विवेक भैया कि मार्केट इस साल इस मंथ में 22,700 वाला क्लोज आया 22,000, तो 22,000 क्लोज आया, तो यहाँ पर आपको उस 270 रुपीज के सामने 500 रुपए ऑलमोस्ट मतलब 700 रुपए वापस मिले, तो आपके पास में 430 रुपए का गेन खड़ा हुआ। जबकि यहाँ पे क्या होगा, दिसंबर वाले पुट ऑप्शन में बाजार टूटा, आप प्रोटेक्टेड है, पर अभी आप एनकैश नहीं करेंगे क्योंकि वो दिसंबर तक वैलिड है। बट मार्क टू मार्केट तो बढ़ ही जाएगा। मार्क टू मार्केट बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा? वो ऑलमोस्ट वो जो डेल्टा की टर्म्स में बढ़ेगा। तो ये 550 वाला है, यदि बाजार 700 पॉइंट टूटेगा तो इसका प्रीमियम लगभग 300 रुपए के आसपास में बढ़ जाएगा, 250-300 रुपए। अच्छा, इसके अगेन दिसंबर का एट द मनी का डेल्टा हाँ और अभी का एट द मनी का डेल्टा दोनों 0.5 होता है। तो दिसंबर एट द मनी किसको बोलते हैं इसके ऊपर डिफर करता है। अच्छा, आप सोचो एट द मनी किसको बोलते हो। तो होता क्या है कि स्पॉट प्राइस चल रही है मान लीजिए 22,700, ठीक है, ये है स्पॉट। और 1 मंथ का जो फ्यूचर है वो चल रहा है 22,800, ठीक है। ऐसे मैंने एक बार थोड़ा एग्रेसिव ले लिया, या एक नॉर्मल में देखोगे तो 22,750 चल रहा है। तो हमारे लिए एट द मनी 22,750 होता है, क्योंकि आप एक साल आगे का देखोगे तो 5% ऊपर का चला जाएगा, उसमें कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट। तो एक साल आगे का आपका जो फ्यूचर का जो कॉस्ट होता है वो 22,500 की जगह फ्यूचर का प्राइस चल रहा होता है 23,700। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? महीने की कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट 70-80 पॉइंट हर महीने की बढ़ती है, तो एक साल आगे का जो फ्यूचर होता है वो आपका 23,700 हो रहा होता है। समझ गया मैं। और इसी के कारण ही अपन बोलते हैं कि पुट का जो नेगेटिव रिलेशन है और कॉल का पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि आप तो स्पॉट के साथ में इसका पुट लोगे क्योंकि आपने तो ETF खरीदा है, तो आपके पास में ये पुट आ गया। जबकि मेरे को 23,700 का फ्यूचर दिख रहा है, तो मेरे लिए 22,700 का पुट आउट ऑफ द मनी होता है, तो मेरे लिए वो पुट सस्ता हो गया। समझ गया मैं, है ना। तो अब अपन समझते हैं कि फ्यूचर्स एट द मनी होने का लॉजिक क्या हुआ। तो ये दिसंबर मंथ में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये दिसंबर मंथ की अपन प्राइसिंग को निकालते हैं। तो आप अगर देखोगे ना लॉजिकली एट द मनी जो स्ट्राइक होती है उसके कॉल और पुट का प्रीमियम सेम चलता है। ओके।
ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 23,000 का फ्यूचर जब अपन स्ट्राइक देख रहे हैं तो 23,000 का कॉल चल रहा है लगभग 1350 और पुट चल रहा है लगभग 700 रुपए। तो इसका मतलब सिंथेटिक फ्यूचर का प्राइस लगभग 23,600 चल रहा है। 1350 माइनस 700 बरोबर है। तो 23,600 इज एट द मनी। अच्छा तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आज जो हम निफ्टी का भाव देख रहे हैं 22,682 वो आज का है। आज का है। अगर हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उस समय का सिंथेटिक फ्यूचर का भाव है 23,700 विच इज बेसिकली आज प्लस रोल ओवर कॉस्ट मिला के वो जो फिगर। एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्ट पैरिटी आता है क्या? वो एग्जैक्ट पैरिटी आता है। वाह, है ना। तो वो एग्जैक्ट पैरिटी आता है। अगर वो पैरिटी नहीं होगी तो कन्वर्जन रिवर्सल जो कर रहे हैं ना जो लोग कैश फ्यूचर्स और या फिर कन्वर्जन रिवर्सल, उनके लिए आर्बिट्राज खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर के बीच का डिफरेंस ही तो कमाते हैं। तो वहां तो फ्यूचर ट्रेड ही नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ फ्यूचर ट्रेड नहीं हो रहा है। जिसको फ्यूचर टू फ्यूचर फॉरवर्ड करना आता है तो उनके लिए आर्बिट्राज है वहां पे। अच्छा, आप अगर अभी मानो इसको मिस प्राइस कर दो और आप इसको अभी 24,000 पे दो कि 24,000 का सिंथेटिक फ्यूचर, जैसे मत इस कॉल की प्रीमियम को और बढ़ा दो तो लोगों के लिए आर्बिट्राज खड़ा हो गया। सही है ना। तो इस कारण से तो ये अपने आप मैच होता है। कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का था पर आई थिंक बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे को। आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसके बाद में। तो अब लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या शुरू हुई। तो जब हम लोग 2014 से इसको चला रहे थे तो लोगों की रिक्वायरमेंट आई कि खाली निफ्टी की जगह पे आप दूसरे इंडेक्सेस को भी चूज करो। सेकेंड पॉइंट कि आप प्रॉफिट को लॉक थोड़ा स्पीड से करो, क्योंकि कई बार क्या होता था कि बाजार टूटता है तो उनको यूनिट्स बढ़ाने का मौका मिलता है, पर क्योंकि हमारे दिसंबर के पुट हैं तो मैं तो अभी पुट को एनकेश कर लूँ तो मेरा फिर बाद की हेजिंग अनहेज रह जाऊंगा, तो मुझे प्रीमियम की कॉस्ट आ रही है। तो हम लोग फटाफट लॉक नहीं करते हैं, हम लोग बहुत स्लो लॉक करते हैं उसको। तो लॉक करते हैं तो बीच में अपॉर्चुनिटीज दिखती है, बाजार बढ़ता है तभी, घटता है तभी। तो क्या हम स्पीड लॉक कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने मंथली ऑप्शंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और एग्जीक्यूशन के ईज, लोगों को ये भी चाहिए था कि आपका स्ट्रेटेजी बहुत मजेदार है पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो क्या आप इन्वॉल्वमेंट खुद रख सकते हो क्या? तो ये एक रिक्वायरमेंट भी थी। केवल उसमें 3 चीजें ऐड हुई। निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी ऐड हो गया, तो 75% निफ्टी 25% बैंक निफ्टी भी करते हैं, ताकि इससे व्यक्ति को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाए। सेकेंडली 2x तक लेवरेज ले जाते हैं, तो डबल एक्सपोजर कर लिया। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट आर्बिट्राज वो का वही है, यहाँ भी हम करते हैं, पैसे को डेट में रख लेते हैं ताकि हम लोग को इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस मिल जाए। फ्यूचर कम रेट में मिलता है, इंटरेस्ट हमें ज़्यादा जनरेट होता है। और हेजिंग जो है वो हमने शॉर्ट टर्म ऑप्शन से करनी शुरू की। अब शॉर्ट टर्म ऑप्शन से शुरू की तो उसके कारण आपके रिटर्न्स और बढ़ गए। तो जो 18% का CAGR रिटर्न है वो इससे और 2-2.5% बढ़ गए। ओह कमाल। अब ये बैंक निफ्टी के कारण बढ़ा कि निफ्टी के कारण बढ़ा? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बढ़े, क्योंकि मंथली के कारण बढ़ गया। आप मंथली करते हो तो आपकी चर्निंग की जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा बढ़ गई। बट इसमें ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने का जो स्किल है वो इम्पोर्टेंट है। यही पॉइंट। तो आप खुद जो करते हैं एफ में, उसमें एल्गो से करते हैं? एल्गो से। तो सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर कंपनी थे पहले। हाँ, या है। तो बट अब तो फंड मैनेजर बन रहे हैं। दोनों चीजें हैं, सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास, हमारे खुद के सॉफ्टवेयर है। यस। तो AIF पूरा वही। AIF पूरा सही है, वेरी नाइस। तो ये तो हो गया कि आप जो कर रहे हैं, तो ये आम आदमी कर सकता है। सो AIF वाला जो पॉइंट है, जहां तक मंथली ऑप्शन है वो आम आदमी नहीं कर पाएगा, पर बाकी का सारा जितना भी अभी समझा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक व्यक्ति का यदि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है, सेफ्टी के साथ ग्रो करना है, तो वो बाकी का सब काम एकदम इजीली कर सकता है। 5, 10, 15 लाख रुपए के अंदर में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, प्रोटेक्शन लेके काम भी कर सकता है और अपनी पोजीशन को एकदम इजीली समझ भी सकता है। क्योंकि कितना सिंपल पॉइंट है, इंडेक्स में काम किया है, प्रोटेक्शन लिया है, ये कोई नया काम नहीं है। अपन गाड़ी खरीदते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। यहाँ पे आपने इंडेक्स खरीदा, इंश्योरेंस लिया और साथ में इंटरेस्ट आर्बिट्राज कर लिया ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। इतना ही तो काम है। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर में सपोज फिर भी करना चाहता है, फ्यूचर लेके पुट लेके हम काम करना चाहता है एक लॉट से, तो मेरा क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए? अगर आप बैंक निफ्टी से करते हो तो आपका 20+ का एक्सपेक्टेशन लॉन्ग रन में, क्योंकि उसमें क्या वॉलेटिलिटी अच्छी है। तो वॉलेटिलिटी अच्छी है, तो हम फ्यूचर लेके एक पुट ले लें। फ्यूचर लेके एक पुट ले लेंगे और उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाएंगे, है ना। और बाकी का पैसा डेट में भी रखेंगे। जितना भी कुछ समझाया है ना विवेक भैया, इसमें अच्छा एक पॉइंट और डिस्कस करें क्या? इन्वेस्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं? हाँ बताइए।
इन्वेस्टर्स मिस्टेक करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा बुद्धि ये लगाते हैं कि बाकी का पैसा डेट में रखने की जरूरत ही क्या है, हाँ काम तो मेरा 30 रुपीज में हो ही गया ना। हाँ तो वो 70 रुपीज यदि डेट में नहीं रखते हैं तो जब बाजार 2 साल, कभी 1-2 साल बाजार टफ चलता है ना, मतलब वहीं का वहीं रह जाए, तो होता क्या है, यहाँ पे तो आपको 8.5 रुपए का खर्च लग गया, जो 5-6 रुपए का इंटरेस्ट डेट में से आना चाहिए था वो नहीं आया, तो 30 रुपीज के ऊपर में आपके 8-8 रुपए टूट रहे होते हैं। तो जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ तो होलिस्टिकली बनाओ, होलिस्टिकली बनाओ। पीसमिल खाली ये पीस निकाल लिया इसमें से वो करने लग गए, फिर बाद में बोलोगे ये तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। हाँ, तो काम नहीं चलेगा। तो आपने यदि बाकी का पैसा डेट में रख दिया, आज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी में डालते हैं तो आप पूरा पैसा डालते ही है ना, तो यहाँ भी आप पूरा पैसा डाल करके काम करो और आप देखो कितना मजेदार काम हो गया। 3-4% ज्यादा के ड्रॉडाउन में नहीं रहे और अप साइड में पूरा इक्विटी का रिटर्न जनरेट हो रहा है और मार्केट टूटता तो आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग रन में आपको कौन रोकेगा ग्रोथ करने से? तो मेरी तो राय रही रहेगी कि एक बार चालू करने के लिए लॉन्ग टर्म वाला करिए, 15-18-20% रिटर्न खराब नहीं होता है। एटलीस्ट क्या आपको एक उस इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे आप लीप्स के अंदर में। और बैंक निफ्टी वाला अगर आपको करना भी है कि मैं करूँगा ही करूँगा, तो आप कॉन्सेप्ट तो सीख गए, अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक लॉट से चालू करके देखिए। लर्निंग कॉस्ट हो सकता है मार्केट को देना पड़े, बट ठीक है, लेकिन होलिस्टिकली होना चाहिए। आधा अधूरा काम मत करिएगा, क्योंकि दुर्घटना घटने में ऑप्शंस देखिए, दुर्घटना घट सकती है। सो ऑप्शंस दुर्घटना घट सकती है, ये पॉइंट भी है, और ऑप्शन के कारण आप बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं यदि आप ऑप्शंस को तरीके से हेज की जैसे यूज करो तो। कितना मजेदार पॉइंट है ऑप्शंस का। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, मार्केट चालू हो, बंद हो, कुछ भी हो, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया और उसके साथ उसका प्रोटेक्शन ले रखा है, आप प्रोटेक्टेड हो, हर मोमेंट पे प्रोटेक्टेड हो। और प्रोटेक्शन का कॉस्ट अगर पता है अपने को 4-5% पता है, हाँ, तो फिर इट्स अ पीस ऑफ माइंड ना, पीस ऑफ माइंड। और उस प्रोटेक्शन की कॉस्ट के कारण एक तो आप रिलैक्स हो गए, दूसरा वो प्रोटेक्शन आपको 2-4 बार तो मौके देगा कि जब बाजार टूटेगा और आपको डिफरेंस देगा। तो जितना आपको प्रीमियम दिख रहा है उतनी कॉस्ट तो आपकी कभी हो ही नहीं सकती। वो तो मैक्सिमम है कि हर साल बाजार बढ़ता ही गया, एवरी ईयर, कभी टूटा ही नहीं, तो आपके पुट के पैसे लग गए। 15 साल के अंदर में 2 बार भी बाजार टूटा, तो जितना टूटा उतना पैसा वापस भी आया है, तो उतनी कॉस्ट आपकी कम हुई है। सही है। चलिए, ये तो डिस्कशन हो गया सब कुछ, अभी एक बार थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कैजुअली। बोलिए। ठीक है, ये जो ऑप्शन मार्केट में ये जो होड़ बची है, ये जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है वो, और आजकल एक टर्म यूज होने लगे इंजेक्शंस, कि अचानक से 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर या बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर और नीचे, जो बाहर वाले आके जो बदमाशी कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो मेरा तो पॉइंट है कि कोई भी चीज़ कुछ बड़ा कुछ होने वाला होता है ना, तो वो छोटे छोटे हिंट देते हैं वो। अच्छा। और उस हिंट से जो स्मार्ट व्यक्ति है ना, वो समझ पाता है कि कुछ तो अलग हो रहा है। तो जो व्यक्ति नेकेड ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ये उन लोगों के लिए पॉजिटिव हिंट है कि उनको अभी समझ में आ जाए। सोचो, अभी जो 2-4-5 दिनों के अंदर में 2 बार फ्लिकर आ गए, उन फ्लिकर के अंदर में लोग अटक जाते हैं, तो क्या हम अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ में उनको लॉक करके पैसा कमाना सीख सकते हैं? यदि आप लॉक कर देते हो अपनी स्ट्रेटेजी को कि मैक्स रिस्क डिफाइन की है, उसके बाद यदि आप पैसे बना रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हो, अदरवाइज आप स्पेकुलेशन से कमा रहे हो। आप उसका नाम स्पेकुलेशन बोलो या नहीं बोलो। नहीं, बड़े तो है ना कि अगर दोनों तरफ का ऑप्शन बेच दिया तो स्पेकुलेशन थे नहीं हुआ, वो तो टाइम वैल्यू खाने वाली बात हो गई। आपने देखो हुआ क्या कि हमने ऐसा मान लिया कि हमने दोनों साइड का ऑप्शन बेच दिया तो हमारा डेल्टा न्यूट्रल है। तो डेल्टा न्यूट्रल है तो हमने रिस्क क्या ली, या ये तो हमने सही किया है। पर डेल्टा न्यूट्रल किस मोमेंट पे है? उस मोमेंट पे जिस समय आप एंटर हुए। थोड़ा भी बाजार यदि मूव होता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज द डेल्टा, तो जो सेकेंड मोमेंट था उस समय पे आपने स्पेकुलेशन किया है। आप समझ पा रहे हो पॉइंट को? तो मुद्दा ये है कि यदि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं उस मोमेंट पे, तो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजी के अंदर में स्पेकुलेशन का बीज मैंने खुद ने बोया है। और पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है इस बीच के कारण। देखिए, ऑप्शन मार्केट में मैं और गोविंद बहुत साल से लगे हुए हैं। इतना प्यारा मार्केट, इतना पाक मार्केट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देता था, बट ये क्या हो गया, डेली एक्सपायरी आने के कारण और इतना बड़ा पार्टिसिपेशन होने के कारण बदमाशियाँ चालू हो गई। लोगों ने पैसा भी बनाया, बट जो एक सैनिटी थी ना ऑप्शन मार्केट की, वो सैनिटी लॉस्ट हो गई। अब ये बन गया स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले था ये स्ट्रैटेजी, हेजिंग, कितना प्यारा तरीके से रिटर्न जनरेट कर सकते थे इसके अंदर में, हम लोग सब किए भी हैं, कर भी रहे हैं। बट ये जो डेली एक्सपायरी के कारण इसका जो एक
इसका इम्पैक्ट आएगा, इसका कोई ना कोई रेगुलेटरी एक्शन आएगा जिसके कारण ऑप्शन मार्केट जो अच्छा था वो उसका शेप एंड फॉर्म चेंज हो जाएगा, जिसके कारण हम सबको फिर चेंज होना पड़ेगा। तो अपना पॉइंट क्या है? अपना पॉइंट ये है कि अपने को जो चीज़ सही लग रही है वो तो बताते ही रहने का। इट लुक्स वेरी ऑड व्हेन ऑप्शन राइटर्स आर मेकिंग मनी, क्लियर मनी, और आप उस समय भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजीज का गाना गाते हो, तो सम टाइम इट लुक्स ऑड। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग क्या रहेगा। तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कि पहला पॉइंट रहेगा कि आप वेल्थ बनाओगे, और दूसरा प्रोटेक्शन रख करके बनाओ। एक पॉइंट इसमें बीच में रोक करके बोलता हूँ, मुझे यदि मेरे बच्चे को मैसेज देना है कि भाई कैसे वेल्थ बनानी है, अब मैं उसे क्या मैसेज दूं? क्या मैं उसको ये मैसेज दूं तू कॉल और पुट बेच ले और बेच के टाइम कमाता जा, टाइम का पैसा, या मैं उसको ऐसा मैसेज दूं कि तुझे जो भी करना है प्रोटेक्शन के साथ करना है, और उसके बाद में तू पैसा बना रहा है तो तू कुछ स्मार्टनेस का पैसा बना रहा है, तो मैं क्या मैसेज दूंगा? वही मैसेज मेरे लिए है। बहुत सही। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑप्शन सेलिंग करके अपना करियर बनाए? नहीं ना, तो फिर आप क्यों करना चाहते हैं वो काम? एनीवेज, देखिए मेरा काम है दोनों तरफ की बात करना। जब मैं ऑप्शन सेलर के साथ बैठता हूँ तो अलग बात करता हूँ, इनके साथ अलग बात करता हूँ, मेरा तो यही रोल है। तो बट थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी निभाओ माई रोल प्रॉपरली। आप लोग आते हैं तो इसीलिए मैं अच्छी बातें कर पाता हूँ और लोगों तक सही नॉलेज शेयर कर पाता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और मैं भी है ना आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जिस वे में आप रियल नॉलेज को पहुंचाते हो ना, इससे बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। इनफैक्ट मैं लगातार नई चीज़ें सीखता हूँ इसी तरह से, फेस टू फेस से। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था एक और फेस टू फेस। मुझे पता है आप शेयर करेंगे, बिकॉज आप लास्ट तक रुके हैं तो आपको अच्छा ही लगा है, इसका मतलब आप शेयर करेंगे। अच्छा लगा है तो शेयर तो करना ही पड़ेगा ना। जितना शेयर करेंगे उतना हम लोगों तक पहुंचाएंगे सही नॉलेज सही आदमी के साथ, राइट। गोविंद के साथ जुड़ना है तो वो ट्विटर पे भी है, लिंक दे दूंगा नीचे, उनके वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा नीचे, ताकि आप उनके साथ जुड़ना चाहें। ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, कनेक्ट करते हैं लोगों तो समझाते हैं। बट हाँ, ये वीडियो देखने के बाद सेंसिबल क्वेश्चंस के साथ आप कमेंट में भी अगर लिखेंगे ना तो ये जवाब देंगे। और जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से, आपने 1 मिलियन तुमको पहुंचा दिया यहाँ पे, मेरे चैनल में अभी पेंडिंग है तो वहाँ भी 1 मिलियन तक पहुँचना है। और हो सके तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को सही तरीके से करिए। जो चल रहा है वो शायद ना चलेगा, बट ये जो चला ना ये चलेगा। तो इसको सीखिए और अपना जर्नी को बेटर बनाइए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.